नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत त्रि में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय हेमंत सर चूंकि अमेरिका में है इसलिए रेगुलर कार्यक्रम भी आपको नहीं मिल पा रहा है। खैर, अमेरिका में है तो अमेरिका की ही बात कर ली जाए। बड़ी खबर के तौर पर देख लिया जाए, ट्रंप साहब जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, एक तरीके से कहा जाए तो टकटकी लगाए बैठे थे इस आस में कि दुनिया में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति का वो उनको मिलेगा। यानी शांति के नोबेल के लिए ट्रंप साहब ने क्या क्या नहीं किया, वो सब कुछ कर दिया जो शायद बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति भूतो न भविष्यति वाली स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप साहब ने किया। अब उस पूरी उम्मीद को करारा झटका तब लगा जब शांति का नोबेल अनाउंस हो गया और वो किसी और के हिस्से में चला गया। हालांकि उस अनाउंसमेंट के ठीक पहले ट्रंप साहब के साथ रूस जैसा देश आकर के खड़ा हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने सीधा समर्थन दिया कि यूक्रेन से युद्ध रुकवाने की पहल किया ट्रंप ने, इसलिए उनको जो है वो शांति का नोबेल मिलना चाहिए। इन सबके बावजूद भी ट्रंप साहब की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। आखिर कैसे समझा जाए इसको, क्या समझा जाए? क्या ट्रंप साहब ने जो ये उछल कूद मचाई थी, ये उसकी देन थी? हेमंत सर, क्या माना जाए इसको? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। सबसे पहले तो आप सबसे माफी, ये जो बीच में गड़बड़ हो रही है टाइम जोन के कारण, और वो मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर अपन इसको नॉर्मल कर पाएंगे। और सभी दर्शकों से बिना शर्त माफी, आपसे भी माफी, आपको असुविधा होती। देखिए, आपके मित्र है ट्रंप, देखिए मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने जो स्थिति बचा रखी थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो एक बात तो बड़ी साफ होगी कि वो दुनिया को हाँक सकते हैं, अमेरिका को हाँक सकते हैं, लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है उसको वो हाँक नहीं पाए। और नोबेल पुरस्कार किसको मिला? शांति पुरस्कार। ये जानकर आपको भी बहुत खुशी होगी एक तरीके से। जो विपक्ष की नेता है वेनेजुएला में, वो है, जो महिला है, वो मारिया मचाडो। और वो पिछले लगभग 20 साल से वहां पर जो वेनेजुएला के अंदर जो भी अपने क्या तानाशाही के खिलाफ लड़के डेमोक्रेसी को बहाल करने की और शांति के साथ पहल कर रही है लगातार पिछले 20 साल के। उनको वहां की आयरन लेडी कहा जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने किया, राष्ट्रपति के भाषण को बीच में रोका। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ट्रंप पूरी दुनिया में सुबह से शाम तक अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग माध्यमों में घूम घूम के अपने लिए नोबेल पीस पुरस्कार मांग चुके हैं। और जो मारिया है वो पिछले 1 साल से अंडरग्राउंड है, उनके लिए लॉबिंग करने वाला भी कोई नहीं था। पुरस्कार की अगर सैंक्टिटी अगर आप कहें तो बचा पाई है नोबेल जो शांति कमेटी थी। और जिस तरीके से उन्होंने पुरस्कार को अलॉट किया, जो घोषणा की मारिया मचाडो को। और ये जानकर आपको हैरानी होगी, जो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि रूस ने उनका नाम नॉमिनेट कर दिया था। कई बार क्या होता है राम प्रकाश जी, आप मेरा समर्थन दे के भी मुझे चिढ़ा रहे होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। पाकिस्तान से उनकी दोस्ती क्या थी कि उन्होंने सबसे पहले मुनीर जाकर के चिट्ठी दिया है। उसके बाद शहबाज शरीफ ने एससीओ के अंदर उसका वो कर दिया। उसके बाद अलग अलग देशों में जाकर के चिट्ठियां बांटने का आपने देखा। जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में आए और अपनी ही चिट्ठी को, नॉमिनेशन की, उसको पढ़ रहे थे। और नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने क्या किया, उनका जो पैरामीटर था, आप जानकर हंसेंगे। ट्रंप, आपको पता, राष्ट्रपति बने थे 20 जनवरी को, इनॉग्रेशन था। उन्होंने जो इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज था, उसके लिए जो नॉमिनेशन की डेट थी वही 31 तारीख रख दी। और अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है, और उसको ये नहीं पता था कि नोबेल पीस का जो एप्लीकेशन की डेट है या नॉमिनेशन की डेट है, वो केवल 31 जनवरी तक है। वो रोज लगे हुए थे। और उसी में जो आपने जिक्र किया कि किस तरीके से रशिया ने भी उसका, उनको पता था इनको मिलना नहीं। ये तो हर आदमी को ये समझ में आता है कि जो नोबेल पीस के जो नॉमिनेशन वाले देश हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको पता था 31 जनवरी तक नॉमिनेशन होना है? उसके बाद ट्रंप चूंकि सनकी व्यक्ति हैं, और सबको ये पता है कि ये व्यक्ति अपनी जो जिद है उसको पाने के लिए आज से नहीं, अपने बचपन से ही हर चीज के लिए वो उस बेचैन होकर के जो भी सीन क्रिएट करते हैं। तो ये सीन आप लगातार देख रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का डे इन एंड डे आउट, वो क्या कहते हैं कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, इतने युद्ध रुकवा दिए। तो एक चीज तो तय मान के चलिएगा कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने एक चीज बता दिया कि ट्रंप कितने ही शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन उनके फैसले को नहीं बदल सकते। चाहते तो बहुत कुछ करने की कोशिश की, इससे उनके पास करने में कुछ था भी नहीं। उसके बावजूद जिस तरीके से मारिया को पुरस्कार मिला, उससे कम से कम एक बात जरूरी है कि दुनिया में जो पीस प्राइज वगैरह जो तमाम चीजें हैं, वो आज भी जो इस तरह की प्रवृत्ति के शासक है उनसे बचे हुए हैं। वो उनकी ताकत से नहीं डरते हैं। आज भी मेरिट पर फैसले होते हैं। डेमोक्रेसी को बचाना आज के जमाने में पूरी दुनिया में कितना महत्वपूर्ण है, ये आप भी जानते हैं। जिस तरीके की फोर्सेस पूरी की पूरी, चाइना देखिए, रशिया देखिए, अमेरिका में भी ट्रंप जिस तरह के फैसले करते हैं,
कोई कांग्रेस में फैसला नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। टैरिफ जैसा फैसला बिना कांग्रेस से पूछे रोज अपने एक ट्वीट से लागू कर देते हैं। तो ऐसे में डेमोक्रेसी के नाम पर ट्रंप भी क्या कर रहे हैं वो भी एक देखने वाली बात है कि ट्वीट से शासन करते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा एक राहत की सुकून है कि जो डेमोक्रेसी की जो बात है, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, डेमोक्रेसी का जो संघर्ष है वो अपने आप में इससे सबल होगा। और पूरी दुनिया में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता, लोकतंत्र अधिकार कार्यकर्ता, ये वो ये कहीं ना वो कहीं वीडियो मजबूत है हो। स्क्रीन पे, सर मैं रोक रहा हूँ, ये वो वीडियो है स्क्रीन पे जब उनका नाम अनाउंस हो रहा था, जब मारिया का नाम जो है वो अनाउंस किया जा रहा था, तब का दृश्य स्क्रीन पे दिख रहा है जी। इसमें स्मृति ने जो कहा है ना, जो पीस प्राइज कमेटी ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ही स्थायी शांति की एक पहली शर्त है। अगर वर्ल्ड ओवर आप देखा जाए, जब सत्ता जो है हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है, तो ऐसे साहसी लोगों को, मारिया जैसे साहसी लोगों को ही ये सम्मान मिलना जरूरी हो जाता है, ताकि डेमोक्रेटिक वॉइसेस मजबूत हो सके। तो ये बड़ा हेमंत सर, मैसेज है। हेमंत सर हम इसको अगर भारत के रेफरेंस में लें, चूंकि हम भारत के बात के बिना बात पूरी नहीं कर सकते हैं, तो जरा हम भारत के रेफरेंस में लें। आज हमारे देश में लोकतंत्र को लेकर के जिस तरीके का विवाद छिड़ा हुआ है, संविधान का एक विवाद छिड़ा है, लोकतंत्र का विवाद छिड़ा है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के तरह तरीके के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात शायद ये है कि ये सारे आरोप सत्ता पक्ष पे लग रहे हैं, सत्ताधारी दल पे लग रहे हैं, उस गठबंधन पे लग रहे हैं जो गठबंधन देश की सत्ता में है। कितना खतरनाक है और उसके हिसाब से, उस लिहाज से कितना बड़ा मैसेज है ये कि देश के लिए ही, और फिर इसी को हम दुनिया के रेफरेंस में भी इसी सवाल को दोहराएंगे आपसे, कितना बड़ा संदेश है ये एक ऐसे व्यक्ति को नोबेल देना। नहीं, रामप्रकाश जी, पूरी दुनिया के मानवाधिकार कार्यकर्ता, लोकतंत्र अधिकार कार्यकर्ता, डेमोक्रेसी के प्रेमी, उन सब के लिए तो एक बहुत बड़ी एक तरीके से ये एक जीत है, एक डाउन द लाइन मैसेजिंग है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि देखिए आज की तारीख में भी मेरिट पर फैसले होते हैं और किसी का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, उसको रिकग्नाइज देने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। जबकि आप ताकतों को देखिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें कहने को कौन है? नंबर एक अमेरिका। ट्रंप का व्यवहार देख लीजिए, यहाँ की डेमोक्रेसी का आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस का क्या हल कर दिया है, उनकी कैबिनेट में कोई बोलने वाला नहीं है, सारी स्थिति छुट्टी। रशिया का आपको पता ही है, पुतिन साहब है। चाइना का देख लीजिए, शी जिनपिंग है। तो जो दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकत है, सामरिक भी, आर्थिक भी, सैन्य भी, हर तरीके की, उनके अंदर जब डेमोक्रेसी की ये स्थिति है, ऐसी सूरत में ये इस तरह का जो मैसेज है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कहा भारत में गठबंधन की सरकार है, आपको लगता है गठबंधन, कहने में बड़ा अच्छा लगता है एनडीए की सरकार है। कहा एनडीए? एक मीटिंग कभी हुई होगी जिस दिन अपने मोदी जी को संसद के अंदर एनडीए संसदीय दल का मीटिंग का अध्यक्ष बनाया गया था, एनडीए का? उससे पहले कोई एनडीए की मीटिंग आपने चुनाव से पहले देखी होगी? उसके बाद कोई फोटो अपॉर्चुनिटी आई तो बता दीजिए। और डेमोक्रेसी तो केवल इंटरनल डेमोक्रेसी की केवल बात कर ले तो याद होगा आपको कि मोदी जी 1 साल से ऊपर, अब जो है 11 साढ़े 11 साल हो जाएंगे, अभी तक भाजपा संसदीय दल की मीटिंग ने उन्हें नहीं चुना है अपना नेता, एनडीए संसदीय दल ने चुना। इसके क्या कारण है क्या नहीं, इसको भाजपा ही ज्यादा बेहतर जाने। उसके बाद आपने कहा कि एनडीए, एनडीए का जो हाल है वो देख लीजिए, भाजपा के अंदर किस तरीके के फैसले होते हैं वो देख लीजिए। ओवरऑल भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी की स्थिति है, हम है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी मोदी जी के शब्दों में, लेकिन कितनी की डेमोक्रेसी बची है? एजेंसियों का क्या हाल है, जांच एजेंसियों का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वो हर दिन आपके सामने स्पष्ट होता है। हर दिन बिहार की एसआईआर को लेकर के अगर अब भी किसी को शक हो तो फिर तय मान के चलिए कि उसको समझ नहीं चीजों की। एक होती थी देश के अंदर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, और आज आप इसको कहां ले आए हैं, माफ कीजिएगा, दिस इज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इसमें कोई शक मत मानिए। जिस तरीके के, आप ये बताइए ना, कोई भी प्रदेश में चुनाव होगा, देश में चुनाव होगा, उसकी मूल चीज क्या है? उसकी मूल चीज है वोटर लिस्ट। और वोटर लिस्ट के ही पैरामीटर आपकी इच्छा के अनुसार होंगे, आपकी निरंकुशता के जरिए होंगे, आपकी विम्स के जरिए होंगे, और फिर भी आप डेमोक्रेसी का दावा करें। तो ये तो फिर आपको मुबारक है ना। आपकी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी देख लीजिए, ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस का हाल देख लीजिए, आपकी कार्यप्रणाली देख लीजिए, आपके कामकाज की शैली देख लीजिए, आपके जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उनकी हालत देख लीजिए। भारत का चुनाव आयोग, कभी आपने इतने लंबे अरसे में जो उसने साख कमाई थी 1952 से लेकर के आज तक 73 साल हो गए, हमारे चुनाव को देखने, हमारे इलेक्शन कमीशन के कामकाज को देखने के लिए पूरी दुनिया के डेलीगेशन आते थे नहीं आते थे? आज उस चुनाव आयोग का क्या हासिल कर दिया? वेरी लिमिटेड टाइम, बहुत ही लिमिटेड टाइम। पहले अरोड़ा,
उसके बाद अपने राजीव राजीव कुमार अग्रवाल, उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता। और जिस तरीके के कुतर्क दिए जाते हैं चाहे तमाम उन विषयों के ऊपर सवाल जवाब के रूप में हो उसकी हालत। और मजेदार बात देखिए, जितने भी बिहार की एसआईआर को लेकर के, बिहार की एसआईआर की बात कर रहा हूं क्योंकि रेलेवेंट है आज की तारीख में, जितने भी आरटीआई लगाई गई किसी एक का एक शब्द का जवाब दिया हो। एक साधारण सवाल पूछा गया, गोखले ने भी पूछा, तमाम लोगों ने पूछा कि भाई आप हमें जो ये प्रोसेस था एसआईआर का जो फैसला लिया गया इसकी एक फाइल दे दीजिए, तो उसकी नोटिंग जो थी आज तक एक शब्द नहीं आने दिए। इसका मतलब जो मोदी जी की शासन प्रणाली है कि जो मुंह से निकला, जो ट्रंप की शासन प्रणाली है कि जो ट्वीट में निकला वही पॉलिसी है। तो ज्ञानेश गुप्ता ने भी उसी को अपना लिया है कि जो वो कर दे, जो उन्होंने मुंह से बोल दिया, जो उन्होंने सपने में सोच लिया वो उसको कर देंगे, वही डेमोक्रेसी। तो अगर वैसी सूरत के अंदर अगर भारत की आप जिक्र करोगे तो भारत ने तो अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बहुत तेजी से गंवाए हैं। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि यार तुम्हारे यहाँ हो क्या रहा है, और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता चल जाता है वही सनातनी। और वो सनातन के जो संरक्षक है स्वयंभू, उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज देख लीजिए। यहाँ सनातन की रक्षा करने लगे सुप्रीम कोर्ट में, कभी गोरक्षा करने लग जाते हैं, कभी कुछ और लग जाते हैं। और जिस चीज के लिए आप जाने जाते थे वर्ल्ड वाइड वो था लोकतंत्र, उस लोकतंत्र की रक्षा आप नहीं करना चाहते या कर नहीं रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज। सर, लोकतंत्र का हम जरा सा बस 1 मिनट के लिए उसको होल्ड कर लेते हैं, दूसरी बात पे आ जाते हैं। जो बात आपने कही, जूता चला सीजीआई साहब के ऊपर, वो अलग बात है, ठीक है, हम जरा उसको ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, जूता हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट फेंका गया सीजीआई साहब के ऊपर। सर, ये ज्यादा खतरनाक था या फिर ऑब्जेक्ट फेंकने वाले व्यक्ति का जो महिमा मंडन होना उसके बाद शुरू हुआ, जिस तरीके से प्रचार प्रसार उसका हुआ है, वो ज्यादा खतरनाक स्थिति है? बस जरा संक्षेप में, फिर हम वापस लोकतंत्र पे लौट आएंगे। राम प्रकाश जी देखिए, हिमाकत कर पाना कोई छोटी घटना नहीं थी। वो हिमाकत कर देने का मतलब पूरे देश के अंदर आप लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दे रहे हैं कि इसको न्यू नॉर्मल कर दिया गया। एक बात तो वो समझिए, द वेरी इंटेंशन टू डू दिस वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, कम घातक नहीं है। और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी और जिस तरीके से वो स्कॉट फ्री छोड़ दिया गया और एक मैसेजिंग देने की कोशिश की दोनों ग्रुप्स के द्वारा, ग्रुप दो इसमें, आपने मुझ पे जूता फेंका, मेरा रिएक्शन क्या है। तो मैंने बड़प्पन दिखाने की कोशिश की, मैंने कहा भाई जूता भी वापस कर दीजिए, कागज भी दूंगे। लेकिन देश में लैंड ऑर्डर की तो स्थिति होगी ना, क्या उस देश के अंदर एक ब्रॉडली एक मैसेजिंग तो होगी। जैसे गवई साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इनको छोड़ दीजिए, मैं इस सब का यूज हूँ, उन्होंने कहा बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन क्या जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो सरकार थी, जो पार्टी इन पावर है, जो आइडियोलॉजी इन पावर है, क्या उन्होंने एक पल भी लगाया उस व्यक्ति को अपने करीब से दूर दूर करने में? कभी उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं। किसी राइट विंग के एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने इस घटना की भर्त्सना की हो। मोदी जी ने बात की गवई से, बात की, याद रखिएगा। उसके बाद तमाम भाषण दिए, इस मामले को उन्होंने टच भी किया हो तो। और वो बाकी जगह घूम घूम के क्या करते हैं, कपड़ों से पहचान लेंगे, शमशान कब्रिस्तान। अगर जितनी बातें देखेंगे आप, गोरक्षकों के मामले में भी एक बार उन्होंने स्नब किया था, याद होगा, कहने को स्नब किया था, कहने को। लेकिन इस मामले में अगर बीजेपी के अध्यक्ष ने, मोदी जी ने, उनके पूरे इकोसिस्टम ने, आरएसएस ने, किसी ने भी इस व्यक्ति को इसकी भर्त्सना करने की कोशिश की हो, वो तो सारे आपने बिल्कुल शब्द ही कहा, महिमा मंडित करने में जुटे हुए। तो इसको जो आप ये घट रहा है ना, इसको आइसोलेशन में मत देखिए। ये डेमोक्रेसी को फेल किया है इस विचारधारा ने, इस पर्टिकुलर मामले में। और अगर अपने सुप्रीम कोर्ट अपने ही मान सम्मान, अपने ही इकबाल, अपने ही गरिमा, अपने ही सीजीआई का ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उस पर अटैक होते देख सकता है, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। देखिए अब तो ये बात होगी, सीजीआई साहब अगर उस, आपने कहा ऑब्जेक्ट, कह लीजिए ऑब्जेक्ट, दुनिया को पता है, अगर उस ऑब्जेक्ट वाले मामले में सीजीआई साहब का जो भी चीजें थी, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, क्या उसमें बात हुई क्या? क्या भारत सरकार ने कोई निंदा पत्र जारी किया क्या? कोई ट्वीट भी जारी किया क्या? ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी फोर्सेज है और ये क्या मैसेज दे रही है। हम लौटते हैं अपने लोकतंत्र वाले मूल सवाल पर, दुनिया की बात करने पर जरा हम लौट करके आते हैं, देश और अपने देश और दुनिया की। सर, ये जो मारिया मचाडो हैं, इनको जिस चीज के लिए, जहां से इनके प्रयास की शुरुआत मानी जाती है, साल 2012 में इन्होंने अपने राष्ट्रपति का भाषण रोक करके ये चर्चा में आई थी। हम आज के सिनेरियो से उसको कंपेयर करना चाहते हैं सर, क्योंकि हमारे देश में उस समय दूसरे एक दल की सरकार थी, दूसरे गठबंधन की सरकार थी। उस दौर में और आज के दौर में कितना अंतर आया है? यदि मारिया मचाडो भारत की होती तो क्या आज के दौर में उनको ये, उनकी ये हिम्मत पड़ रही होती
आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, हमारे देश के लोग जी रहे हैं, क्या इस तरीके का विरोध संभव है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके भाषण को सामने खड़े होकर के हम इनकार कर सके, रोक सके, कह सके कि नहीं आप ये नहीं बोल सकते हैं देश में? नहीं, राम प्रकाश जी, बड़ा अच्छा किया आपने इस घटना का जिक्र कर दिया। ये घटना 14 जनवरी 2012 की है। और था क्या वहां पर, जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भाषण दे रहे थे अनवरत 9 घंटे 45 मिनट। तब ये एकदम खड़ी हुई विरोध के स्वरूप के स्वर के स्वरूप में, और उन्होंने चोर चोर कहना शुरू किया। उनको कहा कि जो लोगों की संपत्ति आपने जब्त कर दी है, आपने इस देश की जो डेमोक्रेसी का जो हड़ कर लिया है, उसको वापस करो, उसको बहाल करो। तो एक ये बड़ी घटना थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी इनको स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। तो मचाडो कोई ऐसे नहीं है। ये ठीक बात है कि वो अंडरग्राउंड है आज की तारीख में, लेकिन वेनेजुएला का जो संघर्ष है वो अपने आप में अभूतपूर्व है मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर। आपने कहा भारत के अंदर, देखिए अभी तक क्या है, भारत में आपने एक संघ के एकलव्य देखे थे राज्यसभा में, वो किस तरीके से हाउस चलने देते, क्योंकि इनको मशहूरी मिली 2012 में कि हम इसमें संसद से। अमेरिका को भी जोड़ना चाहते हैं सर। हम जी भारत में, मैंने सवाल भारत पे पूछा, लेकिन हम इसमें अमेरिका को भी जोड़ना चाहते हैं। क्या जी। अमेरिका में भी आज ये संभव है? नहीं, हाउस के अंदर सब कुछ संभव है। हाउस के अंदर आपने देखा ट्रंप के जितने भी प्रिय हैं, आज की तारीख में, जो भी मैं और आप बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क से, आज की तारीख में भी स्थिति ये है कि वहां पर सीनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर जबरदस्त खाल उतारी जाती है ट्रंप के नॉमिनीज की भी, और उनकी नीतियों को लेकर के जबरदस्त खिंचाई होती है, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे सामरिक नीति हो, चाहे ओवरऑल देश का माहौल हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो। तो अमेरिका में यहाँ खूब हो रहा है। टू दैट एक्सटेंट यहाँ की चेयर अपने वाले मैं वही बात आपको कह रहा था कि जो अपने वाले जो बैठे हुए हैं, अपने बिरला साहब वहां पे एक हैं, उसके बाद जो अपने क्या नाम है इनका, जो धनखड़ साहब थे, संघ के सब घोषित क्लब में, वहां तो अगर कोई अपोजिशन का खड़ा भी होता है तो उनका फेस देखते हैं आप किस तरीके से। कोई किसी भी विपक्षी दल का कोई इशू, कोई वो जो भी चीजें हैं, किसी को स्वीकार नहीं करते वो, और सरकार के हिसाब से चीज चलाई जाती है। वैसे में वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है, रशिया अमेरिका के अंदर तो सारी चीजें हो रही, जहां तक केवल एक आध लोगों को छोड़ दीजिए, जब वहां पर उनके यहाँ जांच एजेंसियां पहुंच गई, एक आध को, बड़ा आइसोलेशन की चीजें है। भारत में भी आप देखिए कि राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने, तमाम लोगों ने अपनी आवाज तो बुलंद की है। ये अलग बात है चेयर का रोल क्या रहा, या भारत सरकार ने किस तरीके से लिया, मोदी जी ने उसको कैसे रिएक्ट किया, भाजपा ने उनकी खिल्ली उड़ाई। अगर वही बात आप जो कह रहे हैं कि अगर भारत की बात होती, अमेरिका की बात होती, तो इनको जो आज की स्थिति है, ट्रंप उनकी खिल्ली भी उड़ा सकते थे। भारत में जिस तरीके से राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हो, डेमोक्रेसी का ही संघर्ष है, उसको कायम रखने का ही संघर्ष है। तो जब उसको पप्पू बना सकते हैं भारत में ये होती, तो इनको पप्पू बनाने की कोशिश की जाती। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, संसद के अंदर वो लोग बोल पा रहे, बाहर अभी तक प्रदर्शन कर पा रहे, अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहे, ये अलग बात है कि कितने लोग हिम्मत कर पा रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी हिम्मत कर पा रहे, लगातार लड़ रहे, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। आपने बिहार के अंदर देखी वोट अधिकार यात्रा, पूरे देश के अंदर उन्होंने अपने जो भारत जोड़ो यात्रा की। ये ऐसा नहीं है, कर पा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की हिम्मत बची है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी की सोच रखने वाले आदमी कितने डरे हुए, वो सारी चीजें भी देखिए आप। अब जरा एक अंदर की बात सर हम ये समझना चाहते हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने बात की थी, ट्रंप साहब की जो लोकप्रियता है वो लगातार गिरती जा रही है, लगातार घट रही है, वर्ल्ड रेटिंग उनकी घटी। लेकिन जो नोबेल उनके हाथ से निकला, बहुत कोशिश की उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोबेल जो उनके हाथ से निकला, उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? अमेरिका में बैठ करके अगर देखें उसको, तो उस लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है? क्यों ट्रंप साहब जो है वो नोबेल के दौड़ में जो है वो पिछड़ गए, जबकि दुनिया के सबसे बड़े एक कहा जाए तो देश के इस समय बड़ी रहनुमा है वो, उस देश का लोकतंत्र चला रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े देश का। राम प्रकाश, देखिए किसी बात की महत्वाकांक्षा कर लेना, इच्छा पाल लेना एक पक्ष होता है, और उसकी व्यवहारिकता दूसरा पक्ष होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी थी वो किस तरीके से ट्रंप को दुत्कार सके या वो कर सके। आज की तारीख में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, केवल उनको देखिए आप, तो कहीं ना कहीं दबाव तो इन्होंने, आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति अपने नॉमिनेशन के लिए, जो अपने नेतन्याहू जैसे लोगों का समर्थन, तमाम पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का समर्थन, सोचिए, पाकिस्तान आतंक की सबसे बड़ी नर्सरी, क्या आप इसको फार्म हाउस कह सकते हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो जाकर के ट्रंप को नॉमिनेशन देता है, ऐसे ऐसे लोग देते हैं। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ट्रंप इसमें गंभीर नहीं थे। ट्रंप की जो हर जगह की अटरिंग्स है, एयरफोर्स वन के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर, जहां भी जाते हैं कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, इतना ये कर दिया, तो बेकायदे नहीं, बिना मतलब की नहीं थी। उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा है, और उसको सार्वजनिक करते रह रहे करके
कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो हर चीज हासिल हो सके ऐसा दुनिया के कथित तौर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। एक तो इस फैसले से ये हुआ। दूसरा, इस बार कम से कम नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने एक चीज का तय की कि अगर ट्रंप का कंसिडरेशन किया जाना है तो बहुत गलत मैसेज जाएगा, जिस तरीके के हालात गजा के अंदर है, जिस तरीके से जो यूक्रेन के अंदर जो कुछ चल रहा है, जिस तरह के दावे वो करके आए थे। तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी और इस प्राइज की सेंक्टिटी दोनों को बचाने का काम किया, ये कह करके कि जो नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन की डेट थी वो 31 जनवरी थी। अब ये तो नासमझी ट्रंप की है कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बद पिटवाई। कोई कह के पुरस्कार मांगता है क्या? आप बताइए। उन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म छोड़ा, कौन सा ऐसा देश छोड़ा जहां उन्होंने घूम घूम के नहीं मांगा है पुरस्कार, और किन के जरिए मांग रहे थे वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके नॉमिनेट कौन किस किस ने किया उनको? इजराइल ने, जैसा मैंने कहा, उन्होंने किया, आर्मेनिया ने किया, अजरबैजान ने किया, माल्टा ने किया, कंबोडिया ने किया, ये सारे लोग। और आपने जैसे कहा कि रशिया ने भी सपोर्ट कर दिया था। तो कई बार जब मुझे आपको एम्बेरस करना हो तो आप इस तरह की चीज कर सकते हैं। उनको तो पता था ना कि 31 जनवरी के बाद नॉमिनेशन कंसिडर नहीं हो रहा, और पता इन भाई सर, साहब को भी था। तो इन्होंने बड़ा मजाक उड़वाया, अपने देश का भी मजाक उड़वाया। और आज की तारीख में आम अमरीकी इस बात, देखिए यहां भी दो खेमे हो गए राम प्रकाश जी, मैं पिछले इतने दिन से यहाँ पे हूँ, केवल दो खेमे हो गए हैं। एक खेमा वो है जो ट्रंप का अंधभक्त है, जो भारत वाली स्थिति है, उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया के अंदर आपकी क्या पोजीशनिंग है, आपकी ताकत का मजाक उड़ रहा है, आपका राष्ट्रपति उपहास का पात्र है। एक वो पक्ष है। और दूसरा जो सीरियस, माफ कीजिएगा, जो भारत के अंदर आप विपक्ष को कहा करते हैं कि वो क्या कर रहा है, आज हकीकत यहां पर ये है। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स कहीं दिख ही नहीं रहे। या तो वही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार भट्ठा बैठ लेने दीजिए उसके बाद हम निकलेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर देर हो रही है इन सारी चीजों में। आपको पता है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक शटडाउन चल रहा है। लगा जिस दिन हम आए थे उससे अगले दिन शटडाउन हो गया था, 29-30 तारीख को लेकर के आज तक वो चल रहा है। वो केवल तमाम तरह की जिद है कि मैं जो आम आदमी के लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात थी, उसके लिए पैसे ही देने को तैयार नहीं। और ट्रंप जिस तरीके से व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जिस तरह की हरकतें करते हैं, तुम मुझे जहाज दे दो, दूसरे देश में जाके जहाज की चाबी कतर से ले आए, उस तरह की जो गिव एंड टेक ट्रांजेक्शनल रिलेशंस जो है, भारत जैसा देश। आपको पता है कल 15 सेनेटर्स ने चिट्ठी लिखी रहा है ट्रंप को, और ये कहा कि भारत के साथ संबंधों को खराब मत कीजिए आप, ये बड़ी कीमत से बनाए गए संबंध है। रो खन्ना और ये तमाम लोगों ने चिट्ठी लिखी। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आजकल वो पाकिस्तान को सहला रहे हैं, कभी मुनीर को बुलाते हैं, कभी शहबाज को बुलाते हैं, 80 मिनट की बात करते हैं व्हाइट हाउस के अंदर 1-on-1। तो ये जो चुटकुले सारे हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो अमेरिका का इकबाल था उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। और अमेरिका का आम आदमी उस अनसर्टिनिटी से गुजर रहा है जिसकी कल्पना उसने कभी की नहीं थी। डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, हर चीज को बस सहजता के साथ एक नीतिगत तरीके से फैसले लिए जाते थे। 20 जनवरी से लेकर के आज तक ट्रंप का पूरा कार्यकाल आप देखेंगे तो अमेरिकन का भी हालत समझ में आ जाएगी, और नोबेल पीस प्राइज का भी सारा पता लग जाएगा। और पूरा सब जो इन्होंने किया है मैस, ये मैस क्रिएट करना कहते हैं इसको। पहले मैस क्रिएट करो, उसको सॉल्यूशन करो, फिर कहो मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। ये इसके अलावा ट्रंप ने क्या किया है वो मैं दर्शकों पे छोड़ता हूँ। अब हालांकि ये स्थिति बहुत, अब चूंकि कुछ ऐसे लोगों का नाम शायद इनके प्रपोजल्स में जुड़ गया ट्रंप साहब का, कि स्वतः ये चीजें अपने आप बेमानी हो गई। अब जिस व्यक्ति को शांति के नोबेल के लिए नॉमिनेट करें, आसिम मुनीर, अब अगर दुनिया में कोई कमेटी इसको ना समझ पाए तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी कमेटियों का क्या हश्र होना चाहिए भगवान जाने। लेकिन आसिम मुनीर, फिर वही हाल नेतन्याहू का है, नेतन्याहू को उससे अछूते नहीं है। इस तरीके की मानसिकता के लोग किसी को शांति के लिए अब क्या ही नॉमिनेट करना चाहिए इनको। खैर, अब ये ट्रंप साहब की अपनी समझ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अभी थैंक यू सो अभी मच। अभी 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 राम जी। प्रकाश जी, एक महत्वपूर्ण चीज होगी। ट्रंप को इस जी। बार नहीं मिला सारी चीजें, उनके भक्त अब भी इस बात पर है कि इस बार नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार इनको राष्ट्रपति नोबेल पीस प्राइज तभी जरूर मिलेगा। क्योंकि ये जो हमास वाला जो प्लान है, गजा प्लान है, ये सारी चीजें तब तक यूक्रेन कर पाएंगे, सारा कर पाएंगे। तो अपने जो समर्थक है उनको एक लॉलीपॉप दिए रखने के लिए अब जो राइट विंग इकोसिस्टम है यूएस में, वो पिछले 2-3 घंटे सक्रिय होकर वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगली बार मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। इस बार तो ट्रंप थोड़ी थी, कार्यकाल थोड़ा था, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर ट्रंप को शांति पीस का वो पुरस्कार मिलता है नोबेल, तो ये ट्रंप के लिए नहीं, ये जो पीस के जो कार्यकर्ता है, जो पूरी की पूरी शांति के, पूरे लोकतंत्र के जो पूरी दुनिया के पैरोकार हैं, उनको झटका लगेगा, चाहे अब दे लेते चाहे अगली बार दे लेते, जो उनकी फंक्शनिंग स्टाइल है।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। चलिए, हालात सुधरे रहें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।